हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम का रिव्यू, और वो रिव्यू है 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर उनका एनालिसिस किया जाएगा। इससे आपको यह पता चलेगा कि आगे आने वाली शिफ्टों में हमें किस प्रकार से तैयारी करना है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर एवरेज अटैम्प्ट लोगों का क्या रह रहा है, जिससे आगे हम कट ऑफ क्लियर करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकें। इन सभी चीज़ों का महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और सबसे पहले देखे लेते हैं हम 17 मार्च के कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं महिला पर्यवेक्षक एनालिसिस 17 मार्च शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड। शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने जो जानकारी मिली है, जो हमें अभ्यर्थियों ने कॉल करके बताए हैं कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी रोग कौन से विटामिन से होता है, तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। तो दोस्तों यहाँ पे हर शिफ्ट में विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसकी कमी से कौन सा, विटामिन की कमी से कौन सा रोग यहाँ पे हो रहा है। तो आपको दोस्तों विटामिन में सबसे ज़्यादा किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है यह याद करना है। इसके साथ ही किस विटामिन की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा है यह याद करना है। किस विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है इसको याद करना है, और विटामिन का रासायनिक नाम क्या है यह भी याद करना है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका जो है वो महिला पर्यवेक्षक में हर एक शिफ्ट में यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया है, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी यहाँ पे होती है। तो दोस्तों जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, आयरन होगा, इनसे जो कमी है, इनकी जो अधिकता है शरीर में, इनसे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन सी बीमारियाँ होती हैं, इसको भी आप याद कर लें। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, यहाँ पे आयरन की बीमारी से यहाँ पे होती है। दोस्तों जो यहाँ पे आयरन होता है वो यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ब्लड में एक कोगुलेंट, एक चीज़ पाई जाती है, वर्णक पाए बोलते हैं, जिसको पिगमेंट बोलते हैं, जो होता है हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन इसका हीम पार्ट होता है, यही अपना मेन आयरन होता है। आयरन मतलब लोहा होता है। और हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार का रेस्पिरेटरी वर्णक होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंधुता रखता है और O2 से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आयरन। तो यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें मिनरल्स की जितनी भी बीमारियाँ वगैरह हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आप कवर कर लें। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आगे का, किस मिनरल्स की कमी से हड्डियों में कमजोरी हो जाती है। तो कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से यहाँ पे जो होता है वो हड्डियों में यहाँ पे कमजोरी हो जाती है। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है। तो बीमारी, जितनी भी बीमारी हैं, चाहे वो यहाँ पे जीवाणु से संबंधित हों, जीवाणु की बात कर लेते हैं, विषाणु की बात कर लेते हैं, प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे फंगस की बात कर लेते हैं, इस सारी, इनसे जितनी भी बीमारियाँ, चाहे वो मनुष्य में हो रही हो, पशु पक्षियों में हो रही हो, सारी बीमारियाँ आप यहाँ पे याद करके जाएं, क्योंकि बीमारियों से संबंधित भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है, यह एक रक्त संबंधी यहाँ पे बीमारी है। यहाँ पर मनुष्य के जो हेल्थ और न्यूट्रिशन है, इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, जो महिला होते हैं उनमें, महिला में XX दोनों प्रकार के, XX प्रकार की यहाँ पे अंडाणु बनते हैं। अंडाणु जिनको अपन ओवम कहते हैं, इंग्लिश में अंडाणु बनते हैं। वहीं जो पुरुष होते हैं इनमें XY इस प्रकार के क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। कुछ स्पर्म Y प्रकार के होते हैं, कुछ स्पर्म X प्रकार के होते हैं। अगर पुरुष का स्पर्म X से मिलता है तो यहाँ पे जो XY हो जाएगा, तो XY हो जाएगा, तो यहाँ पे पुत्र पैदा होगा, मेल होगा। तो जो Y
गुणसूत्र होता है, पुरुष का ये गुणसूत्र होता है, यही निर्धारित करता है कि बच्चा पैदा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर वायु गुणसूत्र यहाँ पर उत्तरदायी हो जाता है। इसके पश्चात यहाँ पे जो देखने को मिला है जी, अधिगम से संबंधित विभिन्न यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसलिए अधिगम सबसे ज़्यादा अधिगम बाल विकास का अच्छा अधिगम गहराई से उसका अध्ययन करके जाएँ, क्योंकि अधिगम से कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिक्षेप का समर्थन नहीं करता? मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। यह उत्तरदायी नहीं है कि मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। मूल्यांकन समय समय पर करते रहना चाहिए, यह भी जरूरी है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के साथ ही आपको यह विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन करना, वाद विवाद करना, प्रश्न उत्तर पूछना, इस प्रकार की मूल्यांकन शिक्षण पद्धतियाँ अपनाई जानी चाहिए, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे उसको ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। इसके पश्चात आता है कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन ज्ञान का अर्जन ही अधिगम नहीं है। अधिगम हर एक प्रकार के ज्ञान का अधिगम अर्जन करना होता है, वो अधिगम कहलाता है। इसके पश्चात जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब जो अधिगम है, विद्यार्थी जो सीख रहे हैं वह लंबे समय तक उनको सीख के रखें। वो किस प्रकार से होगा? विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। मतलब जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, डेली रूटीन की परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों से सीखने के अवसर बालकों को प्रदान करें। अगर बालक खुद करके सीखेंगे, खुद परिस्थितियों से सीखेंगे, तो उनको वह जो ज्ञान होगा वो उनका स्थायी ज्ञान होगा। तो यहाँ पे आंसर ये सही हो जाएगा। इसके पश्चात आता है क्वेश्चन, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्न अल्पसंख्यक के वर्ग के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, अगर उनको एक साथ सम्मिलित करना है तो क्या करना चाहिए? विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच संबंधित उदाहरण पेश करने चाहिए, क्योंकि विभिन्न धर्मों के जो लोग होते हैं उनके मध्य भी जो विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं, उनको उदाहरण पेश करना चाहिए, जिससे जो सभी जाति के, धर्मों के, वर्ग के लोग अगर पढ़ने के लिए आए हैं तो उनमें एक अच्छा सामंजस्य बैठा रहे। इसके पश्चात आता है, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांग के अनुसार उस स्थिति में अपनी उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? यह कहलाता है अधिसंज्ञात्मक। इसको अधिसंज्ञात्मक कहते हैं। विकास का दीर्घगामी सिद्धांत प्रतिपादित किया। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकास का दीर्घगामी मतलब विकास जो होता है शीर्ष से शुरू होता है, सिर से शुरू होता है। जब बच्चा गर्भ अवस्था में बनता है तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है? हाथ पैरों का निर्माण नहीं होता, सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है, सिर का निर्माण होता है, उसके बाद हाथ का, पैर का, उसके बाद पूरा जो विकास होता है मतलब सिर से लेकर पैर तक चलता है, सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। इस प्रकार विकास जो होता है सिर से पांव तक होता है। इसके पश्चात जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया है, लियो वाइगोत्स्की का विश्वास था। जो है यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हैं, एक जिनको बोलते हैं लियो वाइगोत्स्की। ये बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अधिगम, संरचनात्मक और साथ ही सहयोगात्मक प्रक्रिया बताई है। जो अधिगम है, जो सीखा जाता है, वो एक प्रकार की क्या है, कौन सी क्रिया है? संरचनात्मक और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। बाल अपराध का कारण नहीं है, बाल अपराध का कारण नहीं है अच्छा घरेलू वातावरण। अगर अच्छा घरेलू वातावरण मिलेगा तो बाल अपराध नहीं बढ़ेगा, बालकों में अपराधी जैसी प्रवृत्तियाँ नहीं बढ़ेंगी। अपराधी जैसी प्रवृत्तियाँ कई प्रकार से बढ़ती हैं, इसलिए जितनी यहाँ पे जो बाल विकास का पोर्शन है वो सबसे अधिक यहाँ पे पूछा जा रहा है। पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है? स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है, इससे बच्चे पिछड़ते ही नहीं हैं। इसके पश्चात भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? यहाँ पे 86वां जो है संशोधन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो शिक्षा का अधिकार है वो भारतीय संविधान में यहाँ पे जोड़ दिया गया था। तो दोस्तों इसके बाद जो यहाँ पे मुख्य टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, शिशु की अवस्थाओं से टॉपिक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसलिए शिशु की जो शैशवावस्था होती है उसके बारे में, इसकी एज कितनी होती है, इसके पश्चात इसकी कौन कौन सी वो विशेषताएं होती हैं, जैसे मूल प्रवर्तनात्मक विशेषताएं सबसे ज़्यादा शिशु की अवस्था में होती हैं। इसके बाद बाल्यावस्था पूछी जाती है, बाल्यावस्था में कैसी कैसी विशेषताएं होती हैं, कितना टाइम पीरियड होता है। जैसे बाल्यावस्था की खेल की पीरियड की अवस्था बोलती है इसको, खिलौने की अवस्था बाल्यावस्था को बोला जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर याद करके जाएँ। किशोर अवस्था की क्या क्या यहाँ पर समस्याएँ होती हैं, किशोर अवस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। इसके साथ विभिन्न प्रकार की योजनाएं, 4-5 योजनाएं जरूर पूछी जाती हैं। और कौन सी योजनाएं हैं जो महिला स्वास्थ्य बाल कल्याण से जुड़ी हुई ज़्यादातर योजनाएं पूछी जा रही हैं, और ये योजनाएं किस मंत्रालय से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, किस मंत्रालय से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उस मंत्रालय का नाम भी यहाँ पे बिल्कुल याद करके जाएं। इसके साथ ही यहाँ पे
दहेज एक्ट, विभिन्न प्रकार के एक्ट जो भी महिला से संबंधित हैं, बच्चों से संबंधित है, सभी प्रकार के एक्ट भी यहाँ पे याद करके जाएं। इसके जितने भी विटामिन है, विटामिन जरूर याद करें, पूरी बीमारियां यहाँ पे याद करें और बाल विकास का अच्छे से अध्ययन यहाँ पे करके जाएं। इनसे क्वेश्चन सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं। जबकि बात करते हैं जो कंप्यूटर होगा, रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह हुई, इनके केवल 10 से 15 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक पोर्शन यहाँ पे इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा पोर्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट की बात करते हैं हम, 17 मार्च का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो यहाँ पर 160 रहा है एवरेज अटेम्प्ट। बहुत से बच्चों ने 140 भी किए हैं, लेकिन ज़्यादातर 160, 165, 180 तक यहाँ पे बच्चे करके आए हैं, लेकिन एवरेज हम मान सकते हैं 160 प्लस यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा। अब और दोस्तों यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर अब एग्जाम रिव्यू लाए जाते रहेंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का यहाँ पे क्या रह रहा है, जिससे आप आगे की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जैसे कोई और अपडेट मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।